हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर स्वाति और आज के वीडियो में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर एमसीक्यूज का पार्ट 1 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने हॉब्स के प्राकृतिक अधिकारों को टाइगर राइट्स शेर का अधिकार कहा है? ऑप्शन ए सेबाइन, बी मैक्सी, सी जॉन लेयर्ड या डी टी.एच. हक्सले। इसका राइट आंसर है आंसर डी टी.एच. हक्सले। देखिए, हॉब्स ने प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून दोनों ही बताए हैं। दोनों में अंतर समझ लेते हैं। प्राकृतिक अधिकार हॉब्स के अनुसार वे अधिकार होते हैं जो मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु प्राप्त होते हैं, और हॉब्स कहते हैं कि अपने जीवन को बचाने के लिए किसी भी व्यक्ति को लूटने का, पीटने का या जान से मार देने की पूरी स्वतंत्रता होती है। इस प्रकार की स्वतंत्रता को प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत रखा गया है, और ऐसे ही अधिकारों को हक्सले ने शेर का अधिकार या टाइगर राइट्स कहा है। लेकिन आप खुद देखिए, अगर सारे ही व्यक्ति उनको ऐसा प्राकृतिक अधिकार मिल जाए तो इससे सबका जीवन असुरक्षित हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था के लिए हॉब्स ने प्राकृतिक कानून बनाए हैं, जिससे कि आपसी सुरक्षा की जाए और मनुष्यों को ऐसे काम करने से रोका जा सके जो कि उसकी प्राण रक्षा के लिए घातक सिद्ध होते हैं। यानी कि एक तरह से प्राकृतिक अधिकार से फ्रीडम का बोध होता है और प्राकृतिक कानूनों से दायित्व का। हॉब्स ने प्राकृतिक कानून कितने प्रकार के बताए थे? 19 प्रकार के। आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी प्लेटो की चिंतन पद्धति की विशेषता नहीं है? ए विश्लेषणात्मक, बी द्वंद्वात्मक, सी आगमनात्मक या डी निबंधात्मक। नीचे कूट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है आंसर सी, यानी कि सी एंड डी। आगमनात्मक और निबंधात्मक शैली, ये दोनों ही प्लेटो की चिंतन पद्धति की विशेषता नहीं है, क्योंकि प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति थी वो आगमनात्मक नहीं थी, निगमनात्मक थी। और निबंधात्मक शैली अरस्तु की शैली थी। प्लेटो की शैली तो संवाद की शैली थी, और उनके जो सारे ग्रंथ थे वो संवादों के रूप में या प्रश्न उत्तर के रूप में लिखे गए हैं। और प्लेटो ने जो अपनी रचना है सोफिस्ट और स्टेटमेंट, इसमें द्वंद्वात्मक पद्धति या डायलेक्टिकल मेथड से रिलेटेड संवाद दिए हैं। और प्लेटो और अरस्तु दोनों की ही अध्ययन पद्धति विश्लेषणात्मक थी। हमें ये भी याद रखने हैं। अरस्तु की भी अध्ययन पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। प्लेटो ने विश्लेषणात्मक पद्धति का अनुसरण किया था। कैसे किया था? जो प्लेटो ने मानव आत्मा के 3 गुण बताए थे ना, विवेक, साहस और सुधा, और उसके बाद इनका अलग अलग अध्ययन किया था, और फिर इसके बाद में मनुष्य के स्वभाव का निर्धारण किया था। तो यही विश्लेषणात्मक मेथड होता है, जिसमें किसी वस्तु के तत्वों को अलग अलग किया जाता है, विभाजित किया जाता है और उनका अलग अलग अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटिलिटेरियन सोसाइटी नामक संस्था का संबंध किस विचारक से है? ए कार्ल मार्क्स, बी जॉन रॉल्स, सी जे.एस. मिल या डी बेंथम। इसका राइट आंसर है आंसर सी जे.एस. मिल। देखिए, जेम्स मिल जो जे.एस. मिल के पिता थे, उन्होंने बचपन से ही जे.एस. मिल को बहुत बड़ी बड़ी किताबें, ग्रंथ पकड़ा दिए थे, जिसका परिणाम ये हुआ था कि 16 वर्ष की उम्र तक जे.एस. मिल मैच्योर थिंकर्स जैसे बन चुके थे, और इस उम्र तक आने में उन्होंने तर्कशास्त्र, राजनीति, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इसका बहुत डीप स्टडी कर ली थी। तो 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने संस्था बना ली थी, जिसका नाम रखा था यूटिलिटेरियन सोसाइटी। और इस संस्था में लंदन के जो प्रबुद्ध विद्वान होते थे, वो समसामयिक टॉपिक्स पर खुलकर चर्चा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाश्चात्य विचारक को बुद्धिमानों का गुरु कहा जाता है? ए प्लेटो, बी
मैकियावली, सी ग्रामशी या डी अरस्तु? इसका राइट आंसर है आंसर डी अरस्तु। देखिए, अरस्तु को बुद्धिमानों का गुरु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उनकी प्रतिभा के कारण। और अरस्तु के और भी कई नाम हैं जिन नामों की संज्ञा उनको दी जाती है, हम वो भी देख लेते हैं, क्योंकि उन नामों से भी प्रश्न बन सकता है। कोई उन्हें सामाजिक विज्ञान में नवीन विषयों का जन्मदाता कहता है, और मैक्सी ने उन्हें प्रथम राजनीति वैज्ञानिक कहा है, और उन्हें तर्कशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अकादमी की शरीर धारिणी बुद्धिमत्ता की संज्ञा भी अरस्तु को ही दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता लॉक द्वारा दर्शाए गए राज्य की विशेषता है? ए राजसत्ता सहमति पर आधारित, बी वैधानिक राज्य, सी सहिष्णु राज्य या डी निषेधात्मक राज्य? नीचे कूट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है आंसर बी, यानी कि ये जो चारों ही विशेषताएं हैं वो लॉक द्वारा दर्शाए गए राज्यों की विशेषताएं हैं। देखिए, ये जो पहली विशेषता है उसके अनुसार राज्य सहमति पर आधारित होना चाहिए। लॉक का जो राज्य है वो जन सहमति पर आधारित है, और लॉक ने ये कहा है कि समझौते में वो ही व्यक्ति शामिल होते हैं जो कि समुदाय या राज्य निर्माण करने के संबंध में सहमति देते हैं, और जो भी व्यक्ति राज्य में नहीं रहना चाहते हैं वो अपनी प्राकृतिक अवस्था में बने रहते हैं। और जो दूसरी विशेषता है उसके अनुसार लॉक ने वैधानिक राज्य की अवधारणा दी थी। ये बिल्कुल सही है, और इसके अंतर्गत कानून के शासन को अपनाया था। लॉक के शासन की तीसरी विशेषता है सहिष्णु राज्य, टॉलरेंट स्टेट। लॉक के राज्य की ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है कि उन्होंने राज्य को धर्म सहिष्णु राज्य का रूप दिया था, जो कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है और सभी मतों का आदर करता है। फोर्थ विशेषता के अनुसार राज्य निषेधात्मक राज्य है। निषेधात्मक राज्य का क्या मतलब है? नेगेटिव स्टेट का क्या मतलब है? जो लॉक का राजनीतिक दर्शन है उसमें राज्य के सभी कार्य निषेधात्मक है। राज्य केवल सुरक्षा, सुव्यवस्था और न्याय, बस ये 3 कार्य ही कर सकता है, और इसके अलावा शिक्षा देना या स्वास्थ्य सुधारना या उन्हें नैतिक बनाने जैसा कोई भी कार्य राज्य नहीं करेगा। उन्होंने राज्य का उदारवादी स्वरूप अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदारवाद के आदर्शवादी संशोधन से संबंधित विचारक है? ए जॉन लॉक, बी रॉबर्ट नॉजिक, सी जॉन रॉल्स या डी टी.एच. ग्रीन? इसका राइट आंसर है आंसर डी टी.एच. ग्रीन। देखिए, ग्रीन ने उदारवाद का आदर्शवादी संशोधन किया था, और जो सेबाइन थे वो ग्रीन के बारे में कहते थे कि उदारवाद का आदर्शवाद में सबसे प्रभावी सफल संशोधन ग्रीन ने किया है। कैसे किया है? क्योंकि ग्रीन ने व्यक्तियों को सामाजिक प्राणी माना है, और ग्रीन ने ही कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और ग्रीन व्यक्ति के स्वभाव को कैसा मानते हैं? नैतिक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नागरिक समाज के संगठन की तुलना राज्य के पीछे खड़े किले और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से की है? ए माओ त्से तुंग, बी ग्रामशी, सी जॉन रॉल्स या डी मैरी वॉलसोनक्राफ्ट? इसका राइट आंसर है आंसर बी ग्रामशी। देखिए, ग्रामशी पहले मार्क्सवादी विचारक हैं जिन्होंने नागरिक समाज को अपनी स्टडी का सेंटर पॉइंट बनाया है, और इसी आधार पर कहा जाता है कि ग्रामशी के द्वारा नव मार्क्सवाद का आधार रखा गया था। अब नागरिक समाज क्या होता है?
देखिए जो स्कूल, चर्च, यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट टाइप की यूनियंस होती हैं ना, ये सभी नागरिक समाज में आती है। और ग्रामशी ये कहते थे कि नागरिक समाज में ही समाज के अंदर वैचारिक परिवर्तन लाने का सामर्थ्य है, शक्ति है, और इसलिए इन्होंने नागरिक समाज की तुलना राज्य के पीछे खड़े किले और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माओ त्से तुंग द्वारा बताए गए निरंतर क्रांतियों के विचार में क्रांतियों का क्रम किस प्रकार होगा? ए सांस्कृतिक क्रांति, बी लंबी छलांग का आंदोलन, सी पंचवर्षीय योजना क्रांति, या डी सैकड़ों फूल खिलने की योजना। नीचे कूट दिए गए हैं, हमें इन्हें क्रमानुसार लगाना है। राइट आंसर है आंसर बी, सी डी बी ए। माओ ने जो निरंतर क्रांति का नारा दिया था उसके अंतर्गत सबसे पहले आती है पंचवर्षीय योजना क्रांति, जो कि 1953 से लेकर 1957 तक है। सेकंड नंबर पे आती है सैकड़ों फूल खिलने की योजना, जिसका टाइम 1957 का है। और सैकड़ों फूल खिलने की योजना से मतलब है कि जो विभिन्न प्रकार के विचार हैं उन्हें मुक्त कर दिया जाए, उन्हें इतनी स्वतंत्रता प्रदान की जाए कि वो विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। थर्ड नंबर पे है लंबी छलांग का आंदोलन, जो कि 1958 से लेकर 1960 तक के पीरियड का है। और लंबी छलांग के आंदोलन के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में 100% की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था एक साल के अंदर। और फोर्थ नंबर पर है सांस्कृतिक क्रांति, जो कि 1966 से लेकर 1976 तक के पीरियड में आती है। और सांस्कृतिक क्रांति के अंतर्गत दलों में नौकरशाही को रोकने का प्रयास किए जाने की बात हुई थी और सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेचर्ड ऑफ द अर्थ किसकी रचना है? ए हन्ना आरेंट, बी फ्रांज फैनन, सी मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट, या डी कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर है आंसर बी, फ्रांज फैनन। देखिए द रेचर्ड ऑफ द अर्थ फ्रांज फैनन की एक बहुत ही फेमस रचना है, जो कि एक आधुनिक अफ्रीकी क्रांतिकारी और समाज दार्शनिक थे। और उन्होंने जो अल्जीरिया का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें सशस्त्र क्रांति का पूरा समर्थन किया था। और उनका जो अंतिम लक्ष्य था वो संपूर्ण मानव जाति की स्वतंत्रता था। द रेचर्ड ऑफ द अर्थ कब आई थी? 1961 में आई थी। और इसके अंदर फैनन ने राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों की व्यापक योजना प्रेजेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स द्वारा कम्युनिस्ट संवाद समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? ए ब्रुसेल्स, बी बर्लिन, सी प्रशा, या डी बोन। इसका राइट आंसर है आंसर ए ब्रुसेल्स। देखिए ब्रुसेल्स में 1846 में मार्क्स ने कम्युनिस्ट संवाद समिति की स्थापना की थी। और क्यों की थी, क्या रीज़न था इसके पीछे? क्योंकि जो मार्क्स थे वो बिखरे हुए कम्युनिस्ट तत्वों को इकट्ठा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हीगल के सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान किया था? ए ट्राटस्की, बी ट्रायसेन, सी बिस्मार्क, या डी कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर है आंसर सी। देखिए हीगल के जो विचार थे उनसे कार्ल मार्क्स, ग्रीन, बोन्साके, टाटास्की और ट्रायसेन, ये सारे इतिहासकार और विचारक जो थे वो प्रभावित हुए थे। लेकिन जो हीगल के सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करने का काम किया था, किसने किया था? वो जर्मनी के एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार रूसों का प्रभु सत्ताधारी
हॉब्स का लेवायथन है जिसका मस्तक काट दिया गया है? ए मार्ले, बी वॉल्टेयर, सी वाहन या डी डायल? इसका राइट आंसर है आंसर सी वाहन। वाहन ने ऐसा कहा था और इसलिए कहा था क्योंकि हॉब्स ने जो निरंकुश सत्ता राजा को, प्रभु सत्ताधारी को प्रदान की थी, रूसो ने वही सेम सत्ता समस्त जनता को या फिर सामान्य इच्छा को प्रदान की थी। देखिए, हॉब्स ने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वो निरंकुश प्रभुसत्ता थी। लॉक ने सीमित प्रभुसत्ता की बात की थी और रूसो जन प्रभुसत्ता का प्रतिपादन करते हैं। और रूसो ने खुद ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट एडिशन के मेन पेज पर एक कटे सिर वाले लेवायथन का चित्र दिया था, क्योंकि हॉब्स की ही तरह रूसो के दर्शन में भी निरंकुशतावाद के तत्व दिखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, तो आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।